द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए और इसी उद्देश्य से हम लोग अपने सेकंड पेपर सामाजिक अध्ययन के लिए टोटल 100 प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये एक्सीड पब्लिकेशन से लिया गया है। तो यदि आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस पब्लिकेशन की बुक को खरीद लीजिए, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो चलिए फटाफट अपने प्रैक्टिस सेट के 100 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो भैया इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे और वो क्या हैं। तो कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में 2 ऐसे काम हुए थे जो आज के समय में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और वो 2 कार्य कौन से हैं। विकल्प आपको पढ़ना है, विकल्प पढ़ के फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। यदि आप कमेंट ना करना चाहें तो अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प है गेहूं और कपास की खेती, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत स्पीड में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है कि डिस्कशन नहीं करना है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस चीज़ को जाके अपनी बुक से डिटेल में पढ़ लीजिए। दूसरा प्रश्न है, हड्डी की मातृ देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो मातृ देवी की जो मूर्ति है और वो हड्डी की बनी है, कहाँ से प्राप्त हुई है। विकल्प 2 में प्रश्न नंबर 2 में आपका विकल्प डी वाला सही होगा। विंध्य घाटी के उच्च पूर्ण पूर्व पाषाण काल से ये प्राप्त हुई है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई है। तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसकी सफलता और लोकप्रियता किस पर निर्भर थी। स्वाभाविक सी बात है, श्रीमती एनी बेसेंट हमारा विकल्प सही रहेगा। निम्न में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। तो इस्लाम से प्रभावित कौन से साधु संत सन्यासी थे, उनका नाम है चौथे नंबर में नामदेव। विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हमलों की शुरुआत, अपने आक्रमण की शुरुआत कहाँ से किया था। तो ये किया था रणथंभौर से। आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 5वें प्रश्न के लिए छठे नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित रहने वाले जो लोगों की यहाँ पर सूची है और इसमें कौन उपस्थित नहीं था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें उपस्थित नहीं थे। विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, स्थापना अधिवेशन की यहाँ पर बात हो रही है। 6वें नंबर में डी विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी। तो पहली जो जैन समिति थी उसको किसने बुलाया था, किसने उसकी संचालन किया था। तो 7वें नंबर में स्थूलभद्र। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर, इनमें से किन्हें भारत के प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो भारत में जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके अध्ययन का श्रेय किसे जाता है। सोच समझ के आंसर दीजिए, ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करना है। 8वें नंबर में ये जो फुट साहब हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पर, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश, पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो 9वें नंबर में हमारा जो विकल्प सही रहेगा उसका विकल्प कौन सा सही हो सकता है। विकल्प डी श्रीपत्तम। अब यहाँ पर ये विकल्प, ये भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये सारनाथ यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन सारनाथ ना होके वहाँ पर श्रीपत्तन है। तो श्रीपत्तन क्यों है इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बाकी का हम लोग इसको डिटेल में अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको आपको बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। तो अलाई दरवाज़ा कहाँ है यही आपको बताना है 10वें नंबर के प्रश्न में। तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार में है। विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 नंबर चलते हैं, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सूफीवाद के बारे में ये 4 कथन लिखे गए हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है और ये आपके विकल्प जो है नीचे दिए गए हैं, यानी एक से अधिक कथन भी आपके सही हो सकते हैं। तो चलिए बताने की कोशिश करिए कौन कौन से कथन इन चारों में से सही हैं।
तो ये आपका जो दूसरे नंबर पे लिखा है और ये आपका जो चौथे नंबर पे लिखा है, ये दोनों आपके दूसरे और चौथे वाले सही हैं, यानी कि हमारा इस प्रश्न के लिए विकल्प डी 2 और 4 हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में एक पोस्ट होती थी दरोगा ए तोपखाना, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें मीरे आतिश के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये आतिशबाजी बहुत करते थे ना, तोप चलाएंगे तो आतिशबाजी होगी ही, तो मीरे आतिश के नाम से जाना जाता था। बी वाला विकल्प आपका सही रहेगा। 13 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? तो बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। पुर्तगाल में ने दहेज में अंग्रेज़ों को दे दिया था, क्या दिया था? बम्बई को दिया था। विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इंग्लैंड के जो राजा थे उनकी जो शादी हुई थी वो पुर्तगाल के राजकुमारी के साथ हुई थी, ऐसा इसलिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? यानी कि इंग्लैंड की गद्दी किसके पास थी, ये आपको बताने हैं 1857 में। तो यहाँ पर 14 नंबर में महारानी विक्टोरिया, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर, और इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये समाचार पत्र हैं और उसको किसने संपादित किया था, यहाँ पर नाम लिखा गया है। कौन सा जोड़ा गलत है यही आपको बताना है। तो कौमी आवाज़ के बारे में लिखा गया है अब्दुल कलाम आज़ाद, ये बिल्कुल गलत है, और आपका पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। तो इसमें विकल्प हमारा डी वाला सही रहेगा, क्योंकि यही हमारा गलत है। 16 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में आपको 3 कथन दिए गए हैं। ये किसके बारे में? स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में है, और आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा कथन सही है, और विकल्प आपको नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए बताइए इसमें से आपके कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। 1 मिनट। हाँ, 16 नंबर का ये प्रश्न है। तो 16 नंबर में जो आपका दूसरा कथन है और जो आपका तीसरा वाला कथन है, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 किस विकल्प में दिए गए हैं? 2 और 3 विकल्प सी में दिए गए हैं, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे एक पुस्तक है जिसका नाम है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके राइटर कौन हैं? तो द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके राइटर हैं फेयर सर्विस। तो फेयर सर्विस जी इसकी राइटर हैं। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं ये एक्सीड पब्लिकेशन से लिया गया है, और इसके जो क्वेश्चन हैं वो इससे पहले जो हम लोगों ने घटना चक्र की बुक सॉल्व किया है उससे थोड़ा सा लेवल अच्छा हाई लेवल का है। तो कोई बात नहीं, हम लोगों को तो एग्ज़ाम देना है, सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है, चाहे इजी आए चाहे कठिन आए, कुछ भी आए, हमें तो अपना प्रैक्टिस सेट लगाना है और सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। एग्जाम में कैसे पेपर दे दो, हमें सॉल्व करना है। क्लियर? किस संहिता को ब्रह्मवेद एवं श्रेष्ठ वेद कहा जाता है? तो श्रेष्ठ वेद किसे कहा जाता है? 18 नंबर में इसको हम ब्रह्मा वेद और श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। 18 नंबर में दिए गए विकल्पों में जो आयोग के द्वारा माना गया सही आंसर है वो अर्थोवेद है, ऋग्वेद नहीं है। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। त्रिपिटक के बारे में बताना है कि त्रिपिटक किस धर्म का जो है धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ, विकल्प सी सही रहेगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था उसके संस्थापक हैं दंतिदुर्ग। क्लियर? विकल्पों को आप फटाफट पढ़ते जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत स्पीड में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप आलस मत करिए, तुरंत प्रश्न पढ़िए, तुरंत विकल्प पढ़िए। 21 नंबर में लिखा गया है 2 देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण क्या होता है? तो 2 देशों के मध्य व्यापार का जो मुख्य कारण होता है दिए गए विकल्पों में पहला वाला विकल्प सापेक्षिक लागत में अंतर, यही आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर, और इसमें आपको भैया मिलाना है जोड़ा। तो कौन सी योजना कब आई थी, यही जोड़ा मिलाना है। तो पहले हम लोग जोड़ा मिलाएंगे और बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो चलिए 22 नंबर को स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम जिसको हम लोग ट्राइसेम कहते हैं, ये कब आया था? 15 अगस्त 1979 में आया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP ये कब आया था? ये सीधा सीधा दिया गया है, 2 अक्टूबर 1980 को आया था। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम NREP ये कब आया था? ये 1980 में आया था। और ये चौथा वाला भी सीधा सीधा आपको क्रम दिया गया है, कोई इसमें आपको मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 आपका
क्रम बन रहा है और 1 2 3 4 पहले वाले विकल्प में ही दिया गया है। ठीक है, कोई इसमें मिलाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपको क्रम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जो विकास परिषद होता है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। निम्न में से कौन आर्थिक विकास का सर्वाधिक सूचक है? तो कोई देश आर्थिक रूप से विकास कर रहा है, इसका सूचना या इसका सूचक क्या होता है, कैसे पता चलता है? तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प उच्च जीवन स्तर आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे हमारा प्रश्न है मोडबेट MODVAT कब आया? तो ये कब आया था भैया? 1986 को आया था, 1 मार्च 1986 को आया था। पहला विकल्प हमारा सही रहेगा। भारत में आयकर का निर्धारण निम्न प्रणाली द्वारा होता है। तो आयकर का जो निर्धारण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है? तो यहाँ पर विकल्प आपका बी प्रतिगामी कर प्रणाली बिल्कुल सही रहेगा। आर्थिक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? तो जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो GDP में वृद्धि से संबंधित होती है। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 28 नंबर पर चलते हैं। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही है। ये सारे प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से हैं और थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल इस इकोनॉमिक्स में दिया गया है। 29 नंबर पर चलते हैं। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था यही आपको बताना है कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो क्यों किया गया था। तो यहाँ पर आपका 29 नंबर में दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प जो है वो बी रहेगा। साख के प्राथमिक क्षेत्र को निर्देशित करने हेतु। तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। कीन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा प्रतिपादित रोजगार सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कीन्स ने जो रोजगार सिद्धांत दिया था वो अर्ध रोजगार दशा से संबंधित है, यानी कि विकल्प बी हमारा 30 नंबर के लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे एक पुस्तक है मनी इल्यूशन। तो मनी इल्यूशन ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है फिशर भाई साहब ने लिखी थी। विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर भैया आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ये एक डाटा दिया गया है, फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले में दिया गया है अगर क्यू की वैल्यू कितना है, 5 रुपया है, तो इस सी की वैल्यू क्या होगी, MC की वैल्यू क्या होगी। अब चूँकि इतनी डिटेल में हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है तो इसका हम आंसर बता नहीं पाएंगे, लेकिन बुक में इसका आंसर डी लिखा है 96। तो आप अगर आपको ये आंसर पता हो तो आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 33 नंबर के प्रश्न पर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSM आरंभ करने के वर्ष को इंगित कीजिए। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो अभियान था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो वो स्टार्ट किया गया था 2007 और 2008 में। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 हो तो गुणक का मान क्या होगा? तो ये भी इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल से ही संबंधित प्रश्न है। तो न्यूमेरिकल तो हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी भी। आप लोगों ने अगर डिटेल में पढ़ा हो तो उसको कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प 5 बिल्कुल सही रहेगा। मेल यानी कि मेल मिलाप कराना है भैया। 35 नंबर में मेल मिलाप करना है। कौन से अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्री थे ये किस देश के थे? तो चलिए मेल मिलाप करते हैं 35 नंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। कीन्स भाई साहब कहाँ के थे? कीन्स भाई साहब ब्रिटेन के थे, ठीक है। और गुस्ताव कैसेल कहाँ के थे? गुस्ताव कैसेल जो है वो स्वीडन के थे। और लियोस्टीफ कहाँ के थे? तो लियोस्टेफ ये थे रसिया, मतलब रूसी थे। और आर्थर लेविस कहाँ के थे? ये थे UK के, यूनाइटेड किंगडम के, UK के। तो हमारा जो क्रम बन रहा है वो 3 4 2 1 बन रहा है। और ये 3 4 2 1 कहाँ पर है? आपके पहले वाले विकल्प में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति होती है। तो जब कोई फर्म होता है या कोई कंपनी होती है उसे अल्पकाल में हानि हो रही हो तो किस कंडीशन में वो बाजार से बाहर हो सकता है, यही आपको बताना है। तो 36 नंबर में आपका क्या सही रहेगा? आपका विकल्प बी सही रहेगा। कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो, ठीक है। तो इतने डिटेल में यहाँ पर इकोनॉमिक्स दिया गया है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा।
अगर नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारे 100 नंबर के प्रैक्टिस सेट में 10-20 प्रश्न गलत भी हो जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इतना अगर आप 80 प्रश्न या 75 प्रश्न भी कर लेते हैं तो भी समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ प्रश्न तो गलत होंगे ही, इतने महारथी तो कोई नहीं होता है कि 100% सबके आंसर आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? तो ऐसा मानने वाला कौन अर्थशास्त्री है? तो 37 नंबर में इनका नाम है रॉल प्रेबिस भी है, हैस सिंगर भी है और गुन्नार महोदय भी हैं, यानी कि ये तीनों सही हैं, यानी उपयुक्त सभी आपका विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर पर आर्थिक दृष्टिकोण से कुल उपयोगिता का वह भाग महत्वपूर्ण होता है जहां पर, बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही हो सकता है? जहां कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, यानी कि विकल्प ए आपका सही रहेगा। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद विकल्पों को पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पर। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, ये कथन है और ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये कथन जो है जेबी से महोदय का है। तो जेबी से महोदय का ये कथन है कि पूर्ति जो होती है वो अपनी मांग स्वतः ही उत्पन्न कर लेती है। चलिए कीन्स के बारे में पढ़ते हैं। कीन्स के अनुसार ब्याज का भुगतान किसके लिए किया जाता है? तो ब्याज का जो भुगतान होता है वो किसके लिए किया जाता है कीन्स के अनुसार? तो यहाँ तरलता का त्याग करने के लिए जो है ब्याज का भुगतान किया जाता है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे इकोनॉमिक्स का एक और कहावत है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, कहावत किस संदर्भ में चरितार्थ होती है? चलिए आप विकल्पों को पढ़िए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो भैया 41 नंबर में कौन सा सही रहेगा? इस कहावत के अनुसार सार्वजनिक आय व्यय में समायोजन होना चाहिए, विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य देश के उत्पादन साधनों को इस प्रकार लगाने से होता है कि जिससे अधिकतम आर्थिक कल्याण प्राप्त किया जा सके, ऐसा कथन किस अर्थशास्त्री ने कहा था? तो ऐसा कथन डाल्टन महोदय ने कहा था, विकल्प सी आपका बिल्कुल 42 नंबर में सही रहेगा। आगे एक और प्रश्न है आपके इकोनॉमिक्स से। क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही कठिन है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स खत्म होने जाइए, आपके आगे जो प्रश्न आएंगे वो बड़े ही मज़ेदार प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो 2 कथन आपको दिए गए हैं, इन दोनों को पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन सही है। तो 43 नंबर में जो आपका पहला वाला कथन है सिर्फ यही सही है, दूसरा वाला गलत है, यानी कि हमारा जो विकल्प रहेगा पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 44 नंबर के प्रश्न पर। कीन्स ने तरलता पसंदगी सिद्धांत में अधिक ध्यान दिया है, तो किस पर अधिक ध्यान दिया है तरलता पसंदगी सिद्धांत में? तो 44 नंबर में मांग पक्ष पर अधिक ध्यान दिया है, विकल्प बी आपका यहाँ पर 44 नंबर में बिल्कुल सही है। 45 पे बढ़ते हैं। लगान किस समय उत्पन्न होता है? तो लगान भैया किस समय उत्पन्न होता है? जब समस्त भूमि उपजाऊ हो, ये सिद्धांत इकोनॉमिक्स का है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 46 नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर क्या मिलाना है भैया? जोड़ा मिलाना है, किस राज्य में कौन सी फसल होती है। इकोनॉमिक्स हमारा खत्म हो चुका है और अब हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए ये आपको हम लोग जोड़ा फटाफट मिला लेते हैं। तो भैया सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा सूती कपड़े महाराष्ट्र में होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कपास महाराष्ट्र में होगी। चना कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? जो पथरीला इलाका होगा यानी कि मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होगा? अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक जूट कहाँ होगा? पश्चिमी बंगाल में। तो आपका क्रम कौन सा बना? 1 2 4 3 ये आपका क्रम बन रहा है। और 1 2 4 3 कहाँ पर है? 1 2 4 3 आपके विकल्प सी में है। आगे बढ़ते हैं। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए, यानी कौन सी फसल इन चारों विकल्पों में बेमेल है, वही आपको बताना है। तो 47 नंबर में गेहूं आपका बेमेल फसल है, यहाँ रबी और खरीफ की फसलों की बात हो रही है, विकल्प डी आपका भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 48 नंबर पर चलते हैं। संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो सबसे बिजी जो महासागरीय मार्ग है उसका नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर
मार्ग यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप में महासागरीय स्तर के जल का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो कब होता है? तो महासागरीय जल का जो सबसे अधिक मतलब तापमान होता है जल का, वो कब होता है, कितने बजे होता है? तो वो होता है दोपहर के 12 बजे। विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर के प्रश्न पर। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाते हैं, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? तो ऐसा कौन से सागर है जिसकी लवणता सर्वाधिक है? तो उस सागर का नाम है मृत सागर। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने प्रवाल विकास यानी प्रवाल जो भित्तियाँ हैं जो कि आपके लक्षद्वीप में पाई जाती हैं और आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, उसके निर्माण के बारे में बताया है कि यह हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन करती हैं, यानी कि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत पर आधारित हैं। ऐसा किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो 52 नंबर में आपके दिल्ली भाई साहब बिल्कुल सही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या निम्न में से क्या है? तो कौन सी पर्यावरण की समस्या है? तो सबको पता है ओजोन परत, वन अपरोहण और अम्लीय वर्षा, ये तीनों समस्याएं हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर के अपने प्रश्न पर। और 54 नंबर में लिखा गया है कि आपको ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें विचार करना है कौन कौन सा सही है, इसमें आपको यही बताना है। चलिए भैया स्टार्ट करिए। इसमें जो आपका पहला कथन है ये आपका सही है, जो दूसरा वाला कथन है ये भी सही है, ये तीसरा वाला जो कथन है ये गलत है, यानी कि पहला दूसरा आपका विकल्प 1 में दिया गया है, तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो बेसाल चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? बेसाल चट्टानों के टूटने से हमारी काली मिट्टी बनती है। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाले पहले भूगोलवेत्ता कौन हैं? तो भूमध्य रेखा की लंबाई के बारे में बताने वाले पहले भूगोलवेत्ता कौन है भैया? तो वो हैं इरेटोस्टेडीन। आपका विकल्प ए वाला बिल्कुल सही रहेगा। तो इरेटोस्थनीज जो आपका विकल्प ए है ये इसमें बिल्कुल सही है। ये आपका विकल्प बी वाला टिक मत करिएगा, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा के बारे में इन्होंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। हैली, गेल और विल्सन क्या है? हैली, गेल, विल्सन के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो सबको पता है हैली धूमकेतु होता है, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही है। आगे आपके कॉमन सेंस को चेक करने के लिए 58 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की किन 6 देशों की जनसंख्या के बराबर है? यानी कि विश्व में अगर 6 देश मिला ले, उनकी जो जनसंख्या होगी वो जनसंख्या भारत के बराबर होगी। ऐसे कौन कौन से 6 देश हैं? अब देखिए कॉमन सेंस का हमने क्वेश्चन ये कहा था कि पहले विकल्प में देखिए चाइना है, तो चाइना की जनसंख्या तो भारत से ज़्यादा है ना, तो पहला विकल्प आपका सही नहीं होगा। ना सी वाला सही होगा, ना डी वाला सही होगा। सही कौन सा होगा? बी वाला होगा। तो बहुत सारे प्रश्न आपके 4-5 प्रश्न ऐसे मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में, जिसको अगर आप सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले 59 नंबर के प्रश्न पर। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? बाकी है। ये किस देश में है? तो ये है भैया कहाँ पर? तो बाकी जो कोयली खान है जर्मनी, जिम्बाब्वे, कौन सा सही होना चाहिए, जर्मनी या जिम्बाब्वे? थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 59 नंबर के प्रश्न पर। तो 59 नंबर के प्रश्न में जिम्बाब्वे आपका टिक लगा लीजिएगा। इसको प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। बाकी कहाँ पर है भैया? जिम्बाब्वे में है। सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे अच्छे किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। इसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे प्रमुख वनस्पति है वो पतझड़ वाले वन है। विकल्प ए, सर्वाधिक मात्रा में पतझड़ वाले वन ही पाए जाते हैं। विकल्प ए हमारा सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल सबसे अधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? यानी कि सर्वाधिक वर्षा किस बादल के द्वारा होती है? तो ये वर्षा स्तरीय मेघ जो होते हैं यही सर्वाधिक वर्षा करते हैं। विकल्प सी आपका सही है। सन सिटी किस देश में है? तो सन सिटी कहाँ है भैया? सन सिटी है आपके दक्षिणी अफ्रीका में। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से योकोहामा किस देश का बंदरगाह है? तो योकोहामा कहाँ है?
बहुत ही आसान प्रश्न है, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि योकोहामा जापान में ही होना चाहिए। आगे बढ़ते अपने 65 नंबर के प्रश्न पर। इसमें आपको एक तरफ स्थानीय पौन है, एक तरफ देश है, तो जोड़ा मिलाना है 65 नंबर में। तो खमसिन कहाँ है? खमसिन कहाँ है भैया? मिस्र में है। चिली कहाँ है? चिली जो स्थानीय पौन है वो ट्यूनीशिया में है। गिबिली कहाँ है? लीबिया में है। और लेवेज कहाँ है? ये स्पेन में है। सीधा सीधा क्रम दिया गया है, कोई आपको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 कहाँ पर है? पहले वाले विकल्प में है, तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चल रहा है पॉलिटी। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन पर का विचार दिया था? तो जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसका विचार किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, गलत तो बिल्कुल नहीं करना है। कैबिनेट मिशन योजना। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर पर। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो संविधान की जो मूल संरचना है उसका स्रोत क्या है? उसका जो स्रोत है 67 नंबर पे दिए गए विकल्पों में न्यायिक व्याख्या, ये आपका विकल्प सबसे उपयुक्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो किसके अनुमोदन की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर जो अनुमोदन की जरूरत पड़ती है, अगर राज्य का लोक सेवा आयोग कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसको संघ का लोक सेवा आयोग करता है। और किसके अनुमोदन से करता है? भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से करता है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन के बारे में कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 356 बताता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। उसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे? ये 4 आपके पास लिखे गए हैं, इनमें से कौन कौन सा परिवर्तन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? चलिए भैया बताइए फटाफट। तो यहाँ पर आपका जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये 3 आपके आएंगे। और 3 कहाँ पर हैं? दिए गए विकल्प बी में है। तो विकल्प बी आपका 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का निर्माण किया गया था, यानी कि जो आपके पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव होते हैं। 71 नंबर पर चलते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? और इसमें 4 में से कौन कौन सा सही हो सकता है? विकल्प नीचे दिया गया है, उसको अभी हम लोग बाद में पढ़ते हैं। चलिए विकल्पों को भी देख लीजिए, ये आपके विकल्प दिए गए हैं। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन और राज्य वित्त आयोग, ये 3 चीज़ें इसके लिए निर्धारित होती हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, जिला निर्वाचन नियोजन समिति उसका नियंत्रण करती है और राज्य वित्त आयोग जो है वो रुपए पैसे देता है। तो किसको देता है? तो यानी कि ये 3 चीज़ें हैं, जिला पंचायत जो ग्राम पंचायत और आपका पंचायती राज व्यवस्था है उसका वित्त देता है, सॉरी। तो ये 1 2 3 आपके सही रहेंगे, यानी कि विकल्प भी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन नहीं करना है, और डिस्कशन करने से समय ज़्यादा व्यर्थ होता है। 72 नंबर का प्रश्न आ चुका है, तो एक बार पढ़िए भैया प्रश्न और विकल्प बताने की कोशिश करिए। संविधान का दिल और आत्मा अम्बेडकर साहब ने किसे कहा है? तो अम्बेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। विकल्प भी आपका सही रहेगा। भारत के कौन सा ऐसा आर्टिकल है, संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो संविधान संशोधन किस आर्टिकल से होता है? आर्टिकल 368 से होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किस आर्टिकल से करता है? तो आर्टिकल 32 से करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो किस किस समय की कर सकते हैं? ये 4 विकल्प हैं, चारों में से कौन कौन सा आपका सही रहेगा? तो चारों में से कौन कौन सा आपका सही रहेगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की जरूरत होती है, इन्हीं से हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ये आंतरिक अशांति, अब इसको चेंज कर दिया गया है। तो पहला और तीसरा कहाँ पर है? विकल्प डी में है, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा दिए गए प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो नीति निर्देशक तत्व कौन सा है दिए गए 4 विकल्पों में से?
तो समान आचार संहिता जिसको हम लोग समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है। बाकी सब क्या है, मौलिक अधिकार हैं। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के कामों के बारे में ये 1 2 3 4 कथन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय का ये पहला वाला काम है, और ये दूसरा वाला भी काम है, और तीसरा और ये चौथा वाला काम है, और ये जो है तीसरा वाला काम बिल्कुल गलत है। यानी 1 2 4 हमारा सही रहेगा। 1 2 4 कहाँ पर है, 1 2 4 आपका विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 78 नंबर पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ जो जब हमें क्या हो रहा था, संविधान सभा बनाई जा रही थी, तो वहाँ पर एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे नेहरू साहब थे, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत लंबा होता है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना। 79 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है भैया? संविधान की कुंजी उद्देशिका को कहा जाता है। भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के जो वास्तुकार हैं वो 80 नंबर में वास्तुकार हैं BN राव। ठीक है, विकल्प ए हमारा सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर दिया गया है जो कि गलत है। तो वास्तुकार कौन है? BN राव। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर पर। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं। तो नैसर्गिक जो न्याय के सिद्धांत होते हैं वो किस पर लागू होते हैं? 81 नंबर में ही आपको बताना है। तो ये आपका पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये तीनों सही हैं, यानी कि इस प्रश्न के लिए विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 82 नंबर पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमारा लिखा गया है कि निम्नलिखित अधिकारों में से ऐसा कौन सा अधिकार है जो आर्टिकल 19 के फर्स्ट को आर्टिकल 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो 82 नंबर में आपका जो विकल्प रहेगा वो एकांतता का अधिकार रहेगा। विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 124 के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इससे राष्ट्रपति को क्या करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो आर्टिकल 124 में क्या है, यही आपको बताना है। तो आर्टिकल 124 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है, यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं। तो राज्यों की जो विधायिका होती है उसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? यहाँ पर आपके 4 कथन दिए गए हैं, चारों में कौन सा सही है यही आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा इसमें सही है? तो इसमें आपका ये जो चौथा नंबर है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ पर इसका अस्तित्व होता है, क्योंकि विधान परिषद सब जगह तो होती नहीं है, तो यहाँ पर आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। क्लियर। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। को लोकसभा का अगर कार्यकाल पूरा नहीं है तो भी इसे भंग कर सकते हैं, और कैसे करेंगे यही आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। 87 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 253 में लिखा गया है, यानी कि विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 88 नंबर के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार हैं? तो सबसे कम अधिकार किसके पास हैं दिए गए विकल्पों में से? तो दिए गए विकल्पों में आपका विधान परिषद बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज किसका विषय है? तो पंचायती राज जो होता है वो राज्य सूची का विषय होता है। विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं आपके 90 नंबर के प्रश्न पर। इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं, पी और क्यू, और इसमें बताना है आपका कौन सा सही है। दोनों सही हो सकते हैं। तो इसमें आपका जो पी वाला कथन है ये भी सही है, जो क्यू वाला कथन है ये भी सही है, यानी कि दोनों हमारे सही हैं। और दोनों किस विकल्प में हैं? विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर पर। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है?
तो स्वाभाविक सी बात है रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं के लिए है, तो विकल्प बी आपका जो विलुप्त होने वाले जीव जंतु हैं उसी से संबंधित रेड डाटा बुक होती है। 92 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटपन्न किस्म है? तो सर्वाधिक संकटपन्न पंछी कौन सा है? तो 92 नंबर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है उस दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक संकटपन्न पक्षी है, तो विकल्प बी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से क्रायोबैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है? तो 93 नंबर में कौन सा हमारा विकल्प सही होना चाहिए? नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पर पाई जाती है? सॉरी, भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में। संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, पहला विकल्प हमारा सही है। ग्लोबल 500 ये पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये आपके टीचिंग यानी कि शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। तो 96 नंबर का आपका पहला वाला विकल्प, एक मिनट सॉरी, आपका जो पहला वाला विकल्प है तर्कना, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तो ये जो आपके शिक्षण से प्रश्न यहाँ पर 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपके सिलेबस में ना के बराबर लिखा गया है, यानी कि इसको एग्जाम में आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षण संबंधी अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो उसको आप कैसे करेंगे उसको देख लीजिए, क्योंकि आप कोई छोटी मोटी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। 60,000 वेतन पाने के लिए 4600 पे ग्रेड की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टीचिंग के प्रश्न भी देख लीजिए, इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो 97 नंबर में आपका जो विकल्प कौन सा सही होगा? तुलनात्मक चार्ट बिल्कुल सही रहेगा, विकल्प भी हमारा यहाँ पर सही होगा। 98 नंबर पर चलते हैं। एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आता है? तो अगर ये टॉपिक देना है, ये उद्देश्य के बारे में बताना है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो 98 नंबर में ये आएगा अवबोध के अंतर्गत, विकल्प भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 99 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं, तो इसमें दिए गए विकल्पों में से किसके छोड़कर सभी सृजनात्मक चिंतन के लक्षण हैं? तो 99 नंबर में हमारा क्या सही रहेगा? दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य, ये जो पहला वाला विकल्प है ये आपका सही रहेगा। डिटेल में एक विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सब कुछ आपको आंसर आ जाएगा। 100 नंबर में एक लंबा चौड़ा सा कथन है, इसको आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर बताना है। तो आंसर बताने के लिए ये आपका जो बी वाला विकल्प है ये आपका सही रहेगा, इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है? आपके सामाजिक अध्ययन चैप्टर के टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 100 प्रश्नों में आपके कितने टोटल प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके पास कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो या कोई भी बात आपको कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके 17 तारीख के पेपर ख़त्म होने के बाद हम लोग सुपर टेट का बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं और हम लोगों ने यूपी टेट की तैयारी तो प्रारंभ कर ही दिया है। तो यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग भी धीरे धीरे कुछ यूट्यूब चैनल बड़ा बन सके। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।